व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हम लोगों ने ऑलमोस्ट 70% कल खत्म कर लिया था। 30% छोटा सा पार्ट इसका आज बचा हुआ है, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे और इंडियन इको में आपके आने वाले 8 में से 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, बस 4 बचेंगे। वो भी हम क्विकली आने वाली क्लासेस में कंप्लीट करेंगे अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर और आपका पूरा इंडियन इको समाप्त। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं आज हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या पढ़ना है। चलिए लेट्स बिगिन। तो बेटा जी हम लोग शुरू करने वाले हैं आज द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल करंटली फेसिंग इन इंडिया। इसका मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें आज देखने को मिल रही हैं हमारे देश में। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और फिर मैं आपको एक एक पॉइंट बड़े डिटेल में आपको पढ़ा देता हूं। देखो सबसे पहली समस्या जो हमारे पास लिखी हुई है वो है राइजिंग पॉपुलेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास राइजिंग पॉपुलेशन है जो हमारे देश में फेस करनी पड़ती है। सर क्या ये हर प्रॉब्लम का बेसिक जड़ है? बिल्कुल। देखो हमारे यहाँ पे जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, रिसोर्स तो लिमिटेड है। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है और इतनी ज्यादा डिमांड होगी तो हम किस तरीके से उनको कॉप अप कर पाएंगे या किस तरीके से उनको कवर अप कर पाएंगे। तो हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बहुत ज्यादा जनसंख्या है। अब इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो फिर उस सिनेरियो में जो पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, चाहे वो इनकम हो जिसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, चाहे वो पर पर्सन कोई भी रिसोर्स हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कुछ भी हो, पर पर्सन उतना अवेलेबल नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए था। तो सबसे बड़ी समस्या जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं वो है राइजिंग पॉपुलेशन। देखो लिखा हुआ है रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। दिस इज बिकॉज इट रिड्यूसेस द पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज। नंबर 2, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का क्या मतलब होता है बच्चों? अब देखो हमने एक सोर्स पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, माइग्रेशन, कि माइग्रेशन से आपका अच्छे से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हमारा एक अच्छा प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्स एक हमारे देश के लिए जो कंट्रीब्यूट कर सकता था वो इंसान अगर बाहर ही चला जाए देश छोड़ के, हमारे बहुत सारे इंजीनियर्स, हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट, हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स, हमारे बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स आज कंट्री से बाहर चला जाता है, तो वो सारे के सारे लोग जो हमारे कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते थे वो अब शायद किसी और कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप देखोगे गूगल में, फेसबुक में, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, आप एप्पल ले लो, सबके सीईओ, सबके बड़े टॉप लेवल में इंडियंस बैठे हुए हैं। वो इंडियंस बैठ के वहां पे काम कर रहे हैं, वो इंडियंस उनकी इकोनॉमी की प्रोस्पेरिटी के लिए काम कर रहे हैं। अगर वही इंडियंस हमारे देश की प्रोस्पेरिटी के लिए काम कर रहे होते तो हम भी तो बहुत आगे जा सकते थे। तो ब्रेन ड्रेन हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिस वजह से हमारे पढ़े लिखे लोग बाहर चले जाते हैं। देखो क्या लिखा है, माइग्रेशन ऑफ पर्संस बोर्न एजुकेटेड ट्रेंड इन इंडिया टू डेवलप्ड कंट्रीज अ सीरियस थ्रेट। ठीक है, दोज हु डिसाइड टू माइग्रेट आर पर्सन्स ऑफ हाई कैलिबर, साइंटिस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, इंजीनियर्स हैं, फिजिशियंस हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, इनकी बहुत ज़रूरत है और ये मेजर प्रॉब्लम हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में परेशान कर रही है। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। तीसरी चीज बेटा जो हमें काफी परेशान करती है वो है मैन पावर प्लानिंग नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि डिमांड सप्लाई हम बहुत अच्छे से मैच नहीं कर पा रहे। जितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं हर साल उतनी जॉब्स कहीं दिखाई नहीं दे रही, या फिर जितने बच्चे कॉलेजेस से बाहर निकल रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज उनको बहुत ज्यादा नहीं मिल रही। तो मैन पावर प्लानिंग नहीं हो पा रहा, डिमांड सप्लाई को हम मैच नहीं कर पा रहे, जिस वजह से बहुत सारी और प्रॉब्लम्स जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है ना, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि डिग्री लेके बच्चे घूम रहे हैं बट उनके पास ऑप्शंस नहीं मिल रहे, तो बहुत सारी इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही है। तो मैन पावर प्लानिंग को अच्छे से लेके चलना पड़ेगा, तब चीजें होंगी। नंबर 4 क्या है? इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन द प्राइमरी सेक्टर। अब देखो यहाँ पे बेटा ये आई गेस ये वाला एज इट इज पॉइंट डल गया है, तो प्लीज ये मत लिख देना, इसको हटा देना। मैं जब आप अपने ऐप में जब आप नोट्स डाउनलोड करोगे तो वहां मैं इसको ठीक करा दूंगा। इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपनी बुक से रीड कर लेना, मैं मतलब समझा देता हूँ। इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर का मतलब है कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, उस सेक्टर के अंदर ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात ही नहीं हो रही। मतलब कि किसान बस जो उसके पास मशीन है पुरानी, जो उसके पास टेक्निक है पुरानी, उससे ही काम कर रहा है, उसकी ग्रोथ की कोई बात नहीं कर रहा, उसकी नई एडवांसमेंट की कोई बात नहीं कर रहा, उसकी मॉडर्नाइजेशन की कोई बात नहीं कर रहा। और हम एग्रेरियन इकोनॉमी है,
तो जब तक हम एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम डेवलप नहीं हो पाएंगे भाई। किसान के बिना कुछ नहीं है। तो हमारे देश में एक ये भी प्रॉब्लम है कि हमें फोकस करना पड़ेगा एग्रीकल्चर पे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे फोकस करना पड़ेगा, तब अपने आप चीज़ें डेवलप होती चली जाएंगी। नेक्स्ट क्या आता है, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। इसको तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब जानते हो कि हमारे यहाँ पे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स क्या हैं, हमारे स्कूल्स में स्टैंडर्ड्स क्या हैं, हमारे कॉलेजेस में स्टैंडर्ड्स क्या हैं। अगर मैं कुछ अच्छे ऑप्शंस को छोड़ दूँ तो फिर आप खुद कंपेयर कर लो, हु एम आई टू से एनीथिंग। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, किस तरीके से हमारे पेपर्स चलते हैं, किस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करना, किताब से देख के पढ़ा देना ही पढ़ाई नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जिसकी बच्चों को ज़रूरत होती है। एक बच्चा जब 17-18 साल का होता है, जिस एज में आप हो, उसको सिर्फ किताबें नहीं पढ़ानी होती, उसको साथ साथ उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स। जब मैं आज की सोसाइटी की बात करता हूँ, जब मैं आज की मार्केट की बात करता हूँ, मैं बैठ के देखता हूँ, मैं अलग अलग कॉलेजेस विजिट्स करता हूँ, मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स विजिट करता हूँ, मैं कंपनी विजिट करता हूँ, मैं बहुत सारे बिजनेसमैन के टच में हूँ क्योंकि मैं उनको हेल्प करता हूँ इन ग्रोइंग देयर बिजनेस। तो मैं देखता हूँ कि उनकी क्या डिमांड है। एक बिजनेसमैन एक कैसे एम्प्लॉय को हायर कर रहा है, क्या हमारा बच्चा जो जॉब ढूंढ रहा है क्या वो उस कैपेबल है, उतना कैपेबल है वो, उसके पास वो कैलिबर है। हाँ मैं समझ रहा हूँ उसके पास डिग्री है, मैं समझ रहा हूँ उसके पास पढ़ाई है, बट क्या उसको वो चीज़ पढ़ाई गई है जिसकी रिक्वायरमेंट है। हम कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं बच्चों, हमें अकाउंट्स किताबों में पढ़ा दी जाती है। भाई जब तुम किसी कंपनी में जाके काम करोगे तो वहां पे तुम्हें वो सारी अकाउंट सॉफ्टवेयर पे बनानी होगी। तुम्हें जर्नल एंट्री अगर आती है और तुम्हें सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलने वाली। तो आप यहीं से समझो कि हमारे कितनी ज्यादा बेस खराब है। और अगर आप किसी को बोल दोगे कि मुझे ये इस चीज पे डाउट है तो आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि तुम चुपचाप अपना काम करो, घर चले जाओ। तो क्वेश्चन पूछने पे अगर इंसल्ट हो रही है एक बच्चे की, क्वेश्चन पूछना हमारा अधिकार है। अगर मुझे कोई चीज नहीं समझ में आ रही मैं पूछूंगा, मैं 2 बार पूछूंगा, 5 बार पूछूंगा, 10 बार पूछूंगा। लेकिन हमारे सिस्टम ने हमें डरा के बिठा दिया कि भैया जो क्वेश्चन पूछेगा तुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, तेरे को एक बारी में बात नहीं समझ में आती, तू तो नालायक है, तू तो बेवकूफ है, तेरे में दिमाग नहीं है। तो बच्चा बेचारा वैसे ही बैठ जाता है कि भाई मैं तो पूछूंगा नहीं, मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। और जहां उसके मन में यह चीज आई कि मैं नहीं पूछूंगा, वहां उसकी ग्रोथ रुक गई। हम ये प्रॉब्लम है देखो जड़ों से। मैं ये चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम्स खत्म हो। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं कहां तक बात करूंगा, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं अपने लेवल पे जितना बच्चों को एडुकेट कर पाऊं। मैं अलग अलग कॉलेजेस में जाके बच्चों को स्किल्स के बारे में, बच्चों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैं अवेयर कर पाऊं, उतना मैं करने का प्रयास करता हूं अपने लेवल पे। बाकी मैं अर्ज करूंगा हमारे सभी बच्चों से जो पढ़ रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप जितना अच्छा एकेडमिक्स में पढ़ रहे हो उतना ही अच्छा खुद के डेवलपमेंट पे भी आप लोग काम करो, प्लीज मेक श्योर। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, जिस वजह से हमारे पास बहुत सारे हाफ बेक्ड ग्रेजुएट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं जिनके पास स्किल्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिग्रीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास एजुकेशन। एक छोटा सा टॉपिक है, एज एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हमने सबसे पहले पढ़ा था अगर ह्यूमन रिसोर्स चाहिए तो फिर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन करना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एजुकेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, स्पेशली इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। 3 चीजें आ जाती हैं एजुकेशन में, कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे बच्चा सीख रहा है। इट इंप्रूव्स नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स। ठीक है, इसके बाद बाबू कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे नंबर 1 लिखा हुआ है एजुकेशन एंड लिटरेसी आर नॉट आइडेंटिकल टर्म्स। बहुत सारे लोग एजुकेशन और लिटरेसी को एक ही समझते हैं, दोनों बहुत अलग है। एजुकेशन एक बहुत बड़ा टर्म है, लिटरेसी एक छोटा सा टर्म है। लिटरेट आप उसको बोल देते हो जो पढ़ सकता है और लिख सकता है। एजुकेशन, एजुकेटेड होने में बहुत फर्क होता है। लिटरेट, अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इज लिटरेट, बट दैट पर्सन इज नॉट एजुकेटेड। समझ गए क्या है? देखो, education is a much wider concept than literacy. Literacy just refers to ability to read and write. Education encompasses 3 parameters: primary, secondary, senior secondary, है ना? While all the educated people are literate, all literate people are not necessarily educated. Education क्यों important है बेटा? ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। It produces responsible citizens, साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स डेवलप होते हैं, मेंटल हॉरिजन डेवलप होता है, यानी एक बच्चा मेंटली डेवलप होता है। It expands the mental horizon. It helps economic development through greater participation. Participation rate बढ़ता है, एक educated इंसान पार्टिसिपेट करता है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इट प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड्स, इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनालिटी। ओके, नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ। अब देखो यहाँ पे ये बोला गया है, वाई देयर इज अ नीड फॉर गवर्नमेंट
टू इंटरफेयर इन एजुकेशन एंड हेल्थ। सरकार की क्यों जरूरत है हमें एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में? फर्स्ट पॉइंट इज क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगती है जिसमें बहुत सारा फिक्स एक्सपेंडिचर है। अब देखो, एक स्कूल बनाने में, कॉलेज बनाने में बहुत मोटा पैसा लगता है भाई। हर प्राइवेट सेक्टर का एंटरप्रेन्योर वो नहीं बना सकता। तो उस केस में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इसीलिए हमें सरकार की जरूरत है, बिकॉज दीज सेक्टर रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। दूसरा, it is difficult to expect private investors to invest in health and education unless they are allowed to recover their huge cost through high prices। इसका मतलब ये है कि आप ये एक्सपेक्ट मत करो किसी भी प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल से कि भैया आप पैसा लगा दो और आप पैसा कमाना मत। वो पैसा लगाएगा तो पैसा कमाएगा भी। अब पैसा लगाएगा, कमाने के लिए जाएगा तो हेल्थ और एजुकेशन महंगी हो जाएगी। फिर हम लोग बोलेंगे कि शिक्षा और हेल्थ महंगी होती जा रही है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट की बहुत जरूरत है, हमें एटलीस्ट बेसिक फैसिलिटीज बना के दे। उसके अंदर प्राइवेट टीचर्स पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट लोग पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, मिलजुल के कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बहुत जरूरत है। आगे लिखा है, पीपल इन पुअर कंट्रीज लाइक इंडिया कैन नॉट अफोर्ड हाई प्राइस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। अब देखो, मुझे ये लाइन पढ़ के दिल से बहुत 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 ज्यादा बुरा लगता है और दुख होता है कि कब तक हम कहेंगे पीपल इन पुअर कंट्रीज लाइक इंडिया। वाई? पुअर कंट्री थोड़ी ना है हमारा कंट्री प्रॉस्पेरस कंट्री है। हमारे देश में बहुत पैसा है यार, हमारे देश बहुत अच्छा देश है। लेकिन जब तक किताबों में ये चीजें लिखी होंगी, हम सबको, हम यंग जनरेशन को मिलजुल के खुद को इतना स्किलफुल बनाना है कि हम अपने लिए भी अच्छा कर सकें और कंट्री के लिए भी अच्छा कर सकें। तो लिखा हुआ है कि पुअर कंट्री है तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते फॉर हाई प्राइसेस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, राइट। नेक्स्ट आता है बेटा, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। किस तरीके से एजुकेशन सेक्टर ग्रो कर सकता है? तो इसके अंदर ये बहुत सारे कैंपेन्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पे गवर्नमेंट ने काम किया है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं और एग्जाम में लिख के आ सकते हैं कि किस तरीके से एजुकेशन सेक्टर ग्रो कर रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट पॉइंट आता है बेटा, एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन। अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द प्लान्स, यानी जो हमारी प्लानिंग गवर्नमेंट करती है, द नंबर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन हैज इंक्रीज रफली बाय 5 टाइम्स। जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो बेसिक एजुकेशन है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस वो बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो 5 टाइम्स से ग्रो हो चुका है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, एलिमेंट्री एजुकेशन कवर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 8। ये आ गया एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, 1 to 8 वाली एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ये धीरे धीरे डेवलप हो रही है और बढ़ रही है और अच्छा काम हो रहा है। आगे लिखा हुआ है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। अब अगर हम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बात करें तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कूल सेटअप करे, जैसे नवोदय विद्यालय का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कौन कौन से हमारे ऐसे बच्चे हैं जो केंद्रीय विद्यालय के हैं और वीडियो देख रहे हैं, नवोदय विद्यालय के हैं और वीडियो देख रहे हैं। देखो लिखा है, Navodaya Vidyalaya was established to impart modern education of good standard to talented students of rural areas. Rural areas के लिए नवोदय विद्यालय सेटअप करे गए थे। These schools also provide boarding facilities. Central government ने बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय भी सेटअप करे for the benefits of the children of their transferable employees। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जिनका ट्रांसफर बार बार होता रहता है तो उनके बच्चों को प्रॉब्लम होगी ऐसे तो स्कूल बदलने में, तो उनके लिए केंद्रीय विद्यालय सेटअप करे गए हैं। तो नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय ये गवर्नमेंट के अपने अपने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जिसके थ्रू एजुकेशन स्प्रेड करी जा रही है। नेक्स्ट है बेटा हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अब डेवलप हो गई हैं, ठीक है, जो पहले नहीं होती थी। अब धीरे धीरे हमारे देश में यूनिवर्सिटीज, IITs, IIMs हम देखते हैं बहुत सारे डेवलप होते जा रहे हैं। तो ग्रोथ तो हो रही है भाई देखो, लेकिन स्लो ग्रोथ है, समय लगेगा। पॉपुलेशन जितने तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से इन फैसिलिटीज की ग्रोथ नहीं हो पा रही। आगे क्या लिखा है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। वोकेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है सर? वोकेशनलाइजेशन का मतलब होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना। देखो लिखा हुआ है, वोकेशनलाइज्ड कोर्सेज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, उसके साथ ट्रेड एंड कॉमर्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मेडिसिन। इसके अंदर अब प्रैक्टिकल कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। अगर मैं रिसेंट चेंजेस की बात करूं तो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, अगर आप चाहो तो ये भी एग्जाम में लिख के आ सकते हो। अगर आपका एजुकेशन पे क्वेश्चन आता है कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी एक सब्सटैंशियल स्टेप है जिसकी वजह से हमें बहुत ग्रोथ देखने को मिल सकती है एजुकेशन सेक्टर में। आगे क्या आ रहा है, टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन, ये इसकी बात कर रहा है, ये जो ऊपर आया था पॉइंट। सिंस इंडिपेंडेंस द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड। मैनी रिसर्च सेंटर्स, बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था IIT
एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब सेटअप करे गए हैं जहाँ पे बहुत सारे सर्वेज हो रहे हैं, जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बात हो रही है, जहाँ पे एजुकेशन को एक उसका हॉरिजन वाइडन अप करने की बात हो रही है। रूरल एजुकेशन के लिए बेटा बहुत सारे नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल सेट करी गई है, जिसके अंदर 14 रूरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं। एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन, in order to eradicate illiteracy among adults, special arrangements have been made for adult education. adult education के लिए भी काम किया जा रहा है और फीमेल एजुकेशन के लिए विमेन एजुकेशन काउंसिल बनाई गई है, जिसमें हम खास ध्यान दे रहे हैं हमारी बच्चियों पर, हमारी फीमेल एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, टोटल लिटरेसी कैंपेन ये आपसे पूछ सकता है, ज्यादातर ये मैच द फॉलोइंग में आता है कि इसके पीछे पर्पस क्या था। टोटल लिटरेसी कैंपेन लॉन्च करा गया था ताकि सबको लिटरेट किया जा सके, इसका नाम ही ऐसा इसलिए रखा गया है, टोटल लिटरेसी। टोटल लिटरेसी का मतलब देश में जितने भी लोग हैं सब लिटरेट होने चाहिए। दिस प्रोग्राम हैज नाउ बीन रीकास्ट एज साक्षर भारत, इसका नाम साक्षर भारत कर दिया गया है, विद अ सेंट्रल फोकस ऑन फीमेल एजुकेशन, जिसका बेसिक पर्पस फीमेल एजुकेशन है। इसके अंदर ऑल दोज इन द एज ग्रुप ऑफ 15 एंड अबव कवर हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी, स्क्रीनशॉट ले लो, इतनी ग्रोथ, इतना सब करने के बाद भी हम बोलते हैं एजुकेशन अभी भी एक चैलेंज है। एजुकेशन इज स्टिल अ चैलेंज। क्यों? नंबर वन, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स। इतना करने के बाद भी अभी भी हमारे पास, हमारे देश में बहुत सारे इलिटरेट्स अवेलेबल हैं, जो लोग सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, जो लोग सिर्फ लिख ही नहीं सकते। एजुकेशन तो दूर की बात है, लिटरेट भी नहीं है। समझे? आगे क्या आ रहा है? इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में बस डिग्रीज की बात हो रही है, सिर्फ कागज के टुकड़े बांटे जा रहे हैं। वोकेशनलाइजेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की कोई बात ही नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल चीज़ों की कोई बात ही नहीं कर रहा। जेंडर बायसनेस बहुत देखने को मिलता है, आज भी ऐसे परिवार हैं जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। मैं खुद देखता हूँ, मैं जब ऑफलाइन पेरेंट्स से मिलता हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन परिवारों में डिस्क्रिमिनेशन है, आज भी है। हम लोग बोलते हैं कि हम बहुत ग्रो कर गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी एजुकेशन की जब बारी आती है तो बायसनेस होती है मेल और फीमेल में। तो जेंडर बायसनेस भी एक चैलेंज है जिसको हमें दूर करना होगा, ये इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ रहा है बच्चों? लो रूरल एक्सेस लेवल। रूरल एरियाज तक इतना अच्छा एक्सेस नहीं है। आज भी रूरल एरियाज के बच्चे अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते हैं अच्छे स्कूल्स के लिए, अच्छे कॉलेजेस के लिए। रूरल एरियाज तक नहीं पहुंची है एजुकेशन। प्राइवेटाइजेशन से चीज़ें महंगी हो गई हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो। एक्सपेंसिव हुई हैं, हाँ फैसिलिटीज़ हैं लेकिन एक्सपेंसिव है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जो अफोर्ड कर सकता है वो फैसिलिटीज़ ले रहा है, तो फिर गैप आ रहा है रिच एंड पुअर के बीच में। नेक्स्ट, लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सरकार वादे करती है, सरकार प्रॉमिस करती है, लेकिन सरकार कभी भी उन प्रोमिसेस को पूरा नहीं करती। गवर्नमेंट ने जितना खर्चा करने को बोला एजुकेशन के ऊपर, गवर्नमेंट ने उतना खर्चा बिल्कुल भी नहीं किया है। जितना गवर्नमेंट ने कहा था कि हम खर्चा करेंगे, गवर्नमेंट ने नहीं किया, जिस वजह से हम देखते हैं कि हमारी एजुकेशन काफ़ी पीछे रह गया है, पूरा का पूरा सेक्टर। तो ये था बच्चों ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, आसान सा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने 4 चैप्टर पूरे कर लिए। यू हैव कल का पूरा दिन, आपको बैठ के अच्छे तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेना है, आज का दिन भी है। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे 5th चैप्टर की ओर और चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे अगले वीक के अंदर अंदर। राइट, शेड्यूल आपके पास है, मैं एज पर शेड्यूल सारी चीज़ें करा रहा हूँ ऑन टाइम और हम चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।